मेरी अकाउंट से फटती थी बट स्टिल आई स्कोर्ड 95% इन माई क्लास 12th अकाउंट्स बोर्ड एग्जाम। और अगर तुम भी 1.5-2 महीने मेहनत कर लोगे ना तो तुम्हारे भी आएंगे। इस सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाना बहुत आसान है। बस जो तुम सिली मिस्टेक्स करते हो ना, जिनके चक्कर में एक एक आधा आधा मार्क्स कट के तुम्हारे 5-10 मार्क्स कट हो जाते हैं, उनको कैसे अवॉइड करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है हर चैप्टर के बताने वाली हूँ। और अगर तुम्हारा प्री बोर्ड आ रहा है तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जिनको करके तू फेल नहीं होएगा, वो भी बता दूंगी। साथ ही साथ की तीनों बुक्स को पढ़ना किस तरह से है। उससे पहले प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉपी पेन लेके आ, मेरे साथ नोट करते चलना। जो तुम्हारी पहली बुक है दैट इज पार्टनरशिप, वो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। मैं सारे नोट्स बना के लाई हूँ। तो उसका पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स। अब उसमें तुम्हें पता है कि उससे पीएनएल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यही सब आएंगे। ठीक है, अब तुमसे अगर पीएनएल अकाउंट नहीं भी बन रहा तो घबराओ मत, क्योंकि सीबीएसई की गाइडलाइंस है कि भाई अकाउंट्स के पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग होगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें आईओसी, आईओडी कैलकुलेशंस भी आती है ना, तब भी तुम्हारे 2-2, 3-3 मार्क्स ऐसे करके तुम हर एक छोटी छोटी एंट्री के बटोर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बारी आ जाती है गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। ये तुम्हें एक बारी में बैठ के एक स्टडी सेशन में निपटाने हैं। ठीक है, गुडविल मुश्किल से 1 घंटे का तो उसका वन शॉट रिवीजन देख ले, कई जगह तो 30 मिनट का वन शॉट रिवीजन है। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टीएस ग्रे वाले है जो भी बुक है, उसके पीछे के क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस, जी हाँ इलस्ट्रेशन जरूर करनी है। ठीक है, गुडविल की इलस्ट्रेशन से ही उठ के आ जाते हैं, कई बार तो डिटो सेम ही आ जाते हैं, बस डिजिट आगे पीछे रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है चेंज इन पीएसआर। इससे कोई अलग से तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, नहीं। इसकी जनरल एंट्रीज कर लेना, ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, दैट्स इट है। देखो बहुत सालों से देखा गया एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस आती है। ठीक है, मैं ये कहूंगी कि एक तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो सबसे पहले, एटलीस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स। ठीक है, एडमिशन से ज्यादातर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो उसका न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सभी के भी तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रेजेंट करके आना। वर्किंग नोट्स भी तुम्हें दिखाने होते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो तुम ये मत समझना कि मैं पेपर के एकदम एंड वाले पेज में कर लूंगा, नहीं, तुम्हें साइड में वर्किंग नोट का अलग से बनाना है। ठीक है, दिस इज पेपर प्रेजेंटेशन एंड यू हैव टू बटोरना मार्क्स फ्रॉम दिस। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द भाई तुम्हारा रिटायरमेंट। इसका तुम्हें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और लोन अकाउंट। मुझे पता है लोन अकाउंट में तुम्हारा रोना निकल जाता है, ठीक है, मेरा भी निकलता था मेरे टाइम पे, बट थोड़ी मेहनत करो। लोन अकाउंट का स्पेसिफिकली अलग से जाके वन शॉट देख सकते हो तुम। रिटायरमेंट तो भाई बहुत प्यारा चैप्टर है, लोन अकाउंट में फंसता है, मुझे पता है ये चीज, बट अगर तुम्हें रिटायरमेंट आ गया तो भाई डेथ डिट्टो सेम है, डेथ में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ में तुम्हें 2-3 चीजें डिफरेंस दिखेंगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट एंड ऑल बस वही है। ठीक है, अब एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि एडमिशन से हिडन गुडविल भी आता है। ठीक है, रिटायरमेंट में बैड डेट्स एंड जनरल एंट्रीज भी करके जानी है। फिर भाई डेथ डिट्टो सेम है, कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट कर लेना उसका, एंड देन कम्स द डिसोल्यूशन। मैं बता रही हूँ इनको एक स्ट्रेच में कंप्लीट करना है तुमने। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा या जनरल एंट्री आएगी, क्लियरली मेंशन्ड है भाई। इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने के लिए ना एक टॉपर की ट्रिक बताती हूँ कि मैं क्या करती थी। रियलाइजेशन अकाउंट ना एक अलग से पेज में बना लेती थी। ठीक है, जिसमें ऑब्वियस ही है कि जो कॉमन एंट्रीज है जो मुझे हर क्वेश्चन में दिख रही है, वो किधर जाएगी, डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी। मैं ऑलरेडी एक पूरा फॉर्मेट बना के ना अपनी आंखों के सामने धपैक करके चिपका देती थी। मैं जब जब देखती थी मुझे याद रहता था कि अच्छा इसके डेबिट में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। और तुम भी अगर ये चीज फॉलो करोगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट और कैश फ्लो में, भाई डेफिनेटली बता रही हूँ डर नहीं लगेगा इनसे। अगली बुक जो हम उठाने वाले हैं वो तुम्हारी शेयर्स और डिबेंचर्स वाली बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें ना कुछ ही 5-6 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत हाई वेटेज रखती है ये। ठीक है, अगर आ गया तो बहुत ही बढ़िया। नए शेयर्स देख के तो तुम्हारे रोने आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको वन शॉट रिवीजन से करो, 1.5-2 घंटे का वन शॉट रिवीजन है, उसको देखो। साथ ही साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर से एमसीक्यू बहुत बनते हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट नॉमिनल प्राइस निकालो, शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक है, पावर प्रीमियम ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इस चीज का कि तुम लोगों को शेयर्स को कंप्लीट करना है ढंग से, कॉन्सेप्ट समझ के, ताकि डिबेंचर्स तुम्हारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि डिट्टो सेम है, बस जहां डिबेंचर्स जहां शेयर्स है वहां डिबेंचर्स लिख देना, ये है वो है। और 2-4 जो एक्स्ट्रा आता है वो बस वही है कि भाई रिडेम्पशन वाले आ जाते हैं, पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, लॉस ऑन डिबेंचर्स, बस ये बेसिक चीजें होती है। ठीक है, बट शेयर्स अगर आ गया तो बहुत आसान है। ठीक है, तो शेयर्स को देखने का सिंपल से तरीका ये है, तुम्हें पता है बेसिक बेसिक कुछ टॉपिक्स है, फोरफीचर हो गया, री इशू हो गया एंड प्रोराटा हो गया। ठीक है, ये तुम्हें रुलाते हैं बट यही पेपर में आते हैं। शेयर से तुम्हें पता ही है एक बड़ा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। इलस्ट्रेशंस कर लो शेयर्स की, बहुत बढ़िया बढ़िया इलस्ट्रेशंस है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, डिजिट चेंज करके। अब देखो तुम क्या करते हो, इलस्ट्रेशन को ना सिर्फ देख लेते हो ऊपर ऊपर से कि हाँ ये जनरल एंट्री, फिर ये ठीक है मैं तो कर लूंगा। बट भाई एक्चुअली में अगर तुम बिना सोल्यूशन को देखो उस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो शायद तुमसे ना हो। इसीलिए सोल्यूशन देखने से पहले खुद से सॉल्व करो एंड देन सोल्यूशन को मतलब कवर करके रखो। ठीक है, उसके बाद आगे आगे बढ़ो, फिर एंड में मैच करते हैं और हमारा आंसर नहीं आता है बैलेंस शीट का। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर पे ध्यान देना।
लेना और एमसीक्यूज और थ्योरीज की जरूर पढ़ के जाना। शेयर्स का थ्योरी ना, तुम पता है शेयर सुनते ही सारा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में घुस जाते हो, बट शेयर्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलॉन्ग साइड डिबेंचर का भी यही है, डिबेंचर में बस तुम्हारी 2-3 चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है, कि भाई ये रिडीम कितने पे हो रहा है, पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, लॉस ऑन डिबेंचर्स, बस ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अगर शेयर्स आ गए तो डिबेंचर्स बड़े प्यार से निकलेगा। तुम शेयर्स को ना आराम से 2-4 दिन दो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद मूव ऑन टू द डिबेंचर्स। तो मतलब एक हफ्ते में तुम शेयर्स एंड डिबेंचर्स कंप्लीट कर सकते हो। मैं एक हफ्ता इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें और सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है। पूरे पूरे दिन बैठ के शेयर्स ही करूंगा बेटा आज मैं, ऐसा मत करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंड द लास्ट बुक, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट कंपनी वाला जो भी है, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो पूरे थ्योरी हैं। अब तुम क्या करते हो, अकाउंट्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स के पीछे भागते हो और थ्योरी नहीं करते हो, जिसकी वजह से 10-15 मार्क्स तुम्हारे कट हो जाते हैं, ठीक है। और एंड में जो एमसीक्यूज गिवन होती है ना बुक एक्सरसाइजेस में, उनको जरूर करना, ठीक है। ट्रू और फॉल्स भी गिवन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिलअप्स होते हैं, तो उनको जरूर देख लेना एक बार। अब जब तुम ये देख लोगे, और एक तो भाई इतनी गंदी सी है जो अकाउंट बनाया जाता है, जो शीट होती है, ये मुझे आज तक याद नहीं हुई। मैंने अपने टाइम पर रट्टा मारा था ट्रस्ट में, तुम्हें भी रट्टा मारना ही पड़ेगा अगर तुमसे याद नहीं हो रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बारी आ जाती है अकाउंटिंग रेशियोज की, और तुम्हें पता है उसमें से फॉर्मूला, ठीक है, उसकी बहुत कम वेटेज है और वो बहुत वास्ट है, इतने सारे फॉर्मूलाज है, उसको तुम करने बैठोगे ना एक एक क्वेश्चन, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसको हम एंड में करेंगे। उससे पहले आ जाती है हमारी बारी कैश फ्लो की। कैश फ्लो से पता नहीं सब क्यों डरते हैं, वो मेरा फेवरेट था जबकि, ठीक है। तुम्हारी सिर्फ 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ठीक है। मैं क्या करती थी अपने टाइम पे, OFI लिखती थी इनको, जहां पे मुझे पता है कि भाई ये प्लस होना है तो मैं प्लस लिखती थी, माइनस होना है तो मैं माइनस लिखती थी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखती थी O-F+, किसी भी जो भी पर्टिकुलर एंट्री है उसके आगे, ठीक है। मुझे पता है कि ये वाली एंट्री है, ये फाइनेंसिंग में जाएगी। तुम तो पहले ये बाइफरकेट करना सीखो कि कौन सी एक्टिविटीज है जो ऑपरेटिंग की है, फाइनेंसिंग की है, इन्वेस्टिंग की है। इट इज प्रीटी क्लियर, ठीक है। जब ये हो जाएगा उसके बाद कौन सी नेगेटिव कर रही है, कौन सी पॉजिटिव कर रही है, तो सारे जितने भी तुम एंट्रीज देख रहे हो उसके सामने ये करना शुरू कर दो, ठीक है। ऐसे तुमने करना है। उसके बाद तुम्हारे को फॉर्मेट रटा होना चाहिए कि कहाँ जाएगा, कैसे होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, ये है वो है, तुम्हें इस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है बारी जहां तुम पक्का फंसते हो, तुम थोड़े बहुत कर भी लोगे, जहां तुम फंसते हो वो है एडजस्टमेंट्स। मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, एक कॉपी निकाली थी, जो मैंने बताया ना तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट वाला, वो मैंने सेम कर दिया था एडजस्टमेंट्स के लिए। बहुत प्रीटी क्लियर है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो यहीं ही जाएगा, वो यहाँ ही जाएगा, फिक्स है वो पूरे जो वर्किंग नोट्स में अकाउंट बनते हैं हमारे, वो सब फिक्स होते हैं, ठीक है। उनको एक जगह मैंने बना लिया। प्रोविजन ऑफ टैक्स है तो कैसे होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मशीनरी का पूरा कैसे होगा, ये पूरी चीज जो है एडजस्टमेंट्स, वो मैंने एक जगह लिख ली। और ये तो 2-4 बता रही हूँ, इसे बहुत सारी हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है एक जगह मैंने सारी लिख ली और अपनी आंखों के सामने पेस्ट कर दी, जैसे मैथ्स के फॉर्मूला करते हैं। ओहो, फिर मुझे सब समझ आ गया, फिर मेरे ना दिमाग में पूरा फॉर्मेट छप चुका था। इवन इफ अगर मेरे को पता है कि मशीनरी की कोई भी ऐसे एडजस्टमेंट आने वाली है तो होगी। तुम सोचो मेरे कैश फ्लो का इतना बड़ा गंदा, कम से कम 3-4 पेजेस लगते हैं कैश फ्लो का क्वेश्चन करने में, उसके हमेशा एंड का जो जवाब होता है वो मेरा हमेशा सही आता था, क्योंकि मैं ऐसे उसको सॉल्व करती थी। कैश फ्लो से ना तुम थ्योरी जरूर कर लेना, क्योंकि भाई इससे भी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या बेसिक बेसिक चीजें तुमसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इनफैक्ट ऑपरेटिंग का एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन को भी जरूर करना, सिर्फ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के पीछे मत भागो, इसीलिए गो फॉर इलस्ट्रेशंस इन कैश फ्लो एज वेल। अगेन आई एम सेइंग कि बिना देखे छुपा के पूरा करने की कोशिश करना, ताकि तुम्हें दिख सके भाई खुद से क्या झूठ बोल रहा है, खुद से कब तक ऐसे बोलेगा कि मुझसे हो जा रहा है, मुझसे हो जा रहा है, आंसर देख देख के, ठीक है। इसलिए जस्ट क्लोज इट एंड डू दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी बात, जो हमारा सबसे प्यारा फेवरेट चैप्टर होता है, दैट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। आई एम प्रीटी श्योर ये तुम्हारा भी सबसे फेवरेट होगा, बिकॉज ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ 4 तुम्हें फॉर्मेट याद करने हैं, कॉमन साइज के P&L बैलेंस शीट, उसका भी P&L बैलेंस शीट, ठीक है। अब मेजरली तुम्हारे को जहां पे प्रॉब्लम आती है, जहां मुझे भी आती थी, बैलेंस शीट इज वेरी इजी, ठीक है, ट्रस्ट मी। हाँ, इसके कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट इट्स प्रीटी इजी, लाइक द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो हम फंसते हैं थोड़ा सा P&L में फंसते हैं, क्योंकि P&L का फॉर्मेट इज नॉट दैट इजी जितना बैलेंस शीट का है, ठीक है। तो P&L को करके जाना, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि ये मुश्किल फॉर्मेट है और ये बच्चों से नहीं होता है, तो वो इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा। इस चैप्टर से फ्री के मार्क्स मिलते हैं, मैं तो ये कहूंगी, ठीक है। दूसरी बात, जो अकाउंटिंग रेशियो है ना, उसका थ्योरी कर लेना, उसमें सारे रेशियोज के जितने भी फॉर्मूलाज हैं अगेन वो एक जगह लिख के पेस्ट कर देना अपनी आंखों के सामने। थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है, बट इफ यू हैव TS ग्रेवाल, आई एम नॉट श्योर अबाउट DK गोयल, BK गोयल जो भी होती है उसका नहीं पता, TS ग्रेवाल में पूरा एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, उसको जरूर देख लेना। और हाँ, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी आते हैं वो। इनफैक्ट इस कोई भी तुम्हारे को दे दी स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आइडियल रेशियो वाले, ठीक है, उनको प्लीज कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है जेन्युइनली। अब मैं तुम्हें ऐसी बातें बता देती हूँ जिनकी वजह से तुम्हारे मार्क्स आते आते कट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नरेशन ना लिखना। तुम्हें लगता है नरेशन तो क्लास 11th के बच्चे जब हम छोटे थे तब लिखा करते थे, अब कौन लिखेगा, उसके मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, डेबिट और क्रेडिट लिखना जरूरी है हर अकाउंट के आगे, और वही मैं जो बोल रही थी ना, इन द बुक्स ऑफ ये फलाना ढिमकाना
है वो सब लिखना होता है, पेंसिल से तुम प्लीज बना के आना। दूसरी बात, वर्किंग नोट को जरूर सुंदर से मेंटेन करना है, लास्ट पेज में नहीं करना है, ठीक है। वर्किंग नोट्स पे आराम से, मतलब जब भी तुम क्वेश्चन करो ना उसकी साइड में वर्किंग नोट का भी स्पेस छोड़ दिया करो, ठीक है। सीबीएसई ने साफ बोला है ये छोटी चीजें जैसे डेबिट क्रेडिट इन सभी के भी मार्क्स मिलते हैं यार। अकाउंट्स में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं तभी तुम्हें नया नया पैटर्न पता चलेगा। हर क्वेश्चन में बेसिक चीजें पूछी जाती है, बस एक ट्विस्ट मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं लगाओगे नहीं होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो क्योंकि तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि इस चैप्टर से सीबीएसई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछता आया है, तो प्रोबेबली इस साल भी ऐसा पूछा जाएगा। सैंपल पेपर तो जरूर करना ही करना है, ठीक है। इन सभी को तुम करोगे तो तुम्हारे बड़े प्यार से मार्क्स आ जाएंगे अकाउंट्स में 95% से ऊपर, ठीक है। एंड मैं तो कहूंगी 100 में से 100 लाना भी बहुत आसान है क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट तो है नहीं कि आधा आधा मार्क्स करके कहीं पर काट लेंगे, चलो इसके आधा मार्क्स काट लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, नहीं। तुम्हारे को यहाँ पे फुल मतलब फुल, ठीक है। इसीलिए ध्यान रख लेना, बस एमसीक्यूज में गलती मत करना क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। एंड डोंट लीव एनीथिंग। तुम्हें अगर कुछ भी नहीं आता है, तुम्हें बस पता है कि इसमें ये अकाउंट बनना है, एक दो एंट्री कहीं पर भी तुक्का मेर के ही भेड़ के आ जाओ, ठीक है। तुम्हारे को क्या पता मार्क्स मिल जाए, ठीक है। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट अभी तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज पढ़ो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट की तुम्हारे को स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों को अकाउंट से डर लगता है तो मैंने स्ट्रैटेजी बना दी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। लाइक करो प्लीज वीडियो को, ठीक है। कॉमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।